हीरा, दिखाओ अपना कमाल और बताओ चोरी किसने की। तोता कमरे में उड़कर चारों ओर देखने लगा और फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों को एक एक करके घूरने लगा। मुखिया, उनका नौकर और उसकी पत्नी सभी घबराए हुए थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मौत की भविष्यवाणी करता है। सैनिकों, पकड़ लो इस तोते को और कारागार में बंदी बना लो। वो तोता उड़ा और अपनी शक्तियों से चंदन के साथ गायब हो गया। स्टोरी। बहुत समय पहले सूर्यवंशी राज्य में एक प्रतापी राजा विक्रमजीत का शासन था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बावजूद राजा और रानी आराध्या के जीवन में एक गहरा सूनापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी आराध्या अक्सर घंटों इसी तरह खामोश बैठी रहती थी। महल की हर चीज उन्हें काटने को दौड़ती थी। बच्चों की किलकारियों के बिना ये राजसी ठाट बाट उन्हें एक सोने का पिंजरा लगता था। तभी कक्ष में राजा विक्रमजीत प्रवेश करते हैं। वे शिकार पर जाने के लिए तैयार हैं। आराध्या प्रिय, तुम फिर उन्हीं गहरे विचारों में खोई हुई हो। हम 2 दिनों के लिए आखेट पर जा रहे हैं। हमें विदा करने के लिए तो कम से कम एक मुस्कान दे दो। स्वामी, मैं क्या बताऊं? ये महल, ये वैभव, ये दास दासियां सब व्यर्थ हैं। एक स्त्री का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है। जब तक इस महल के आंगन में बच्चों के छोटे छोटे पैरों की छाप नहीं पड़ती, तब तक मेरा जीवन अधूरा है। लोग मुझे बांझ रानी कहकर बुलाते हैं महाराज। ये कांटा मेरे हृदय में हर पल चुभता है। हम तुम्हारा दुख समझते हैं आराध्या। हमने कितने यज्ञ करवाए, कितने महान वैद्यों और हकीमों से परामर्श लिया। हर देवी देवता के सामने अपना शीश झुकाया है। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शायद हमारे भाग्य में कुछ और लिखा हो। राजा ने रानी को सांत्वना तो दी, लेकिन उनके खुद के मन में भी यही पीड़ा थी। वे राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा? यही सोचकर वे भारी मन से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उसी राज्य के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन अच्छी लकड़ी की तलाश में वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कोई नहीं जाता था। चंदन पेड़ की विशालता देखकर हैरान हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज सुनाई दी। रुको, हे लकड़हारे, इस वृक्ष को मत काटना। ये केवल एक पेड़ नहीं, ये मेरा घर है। सदियों से मैं यहीं रहता आया हूँ। तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? मैंने तो कहानियों में ही बोलने वाले पक्षियों के बारे में सुना था। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मेरा नाम हीरा है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूँ। यदि तुम इस वृक्ष को जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। माला माल? कैसे? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम एक पक्षी होकर मेरी मदद कैसे करोगे? मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मेरी भविष्य देखने की शक्ति और मेरी बुद्धिमानी तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। स्क्वाक! चंदन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ तोते की बातें अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अपनी गरीबी से तंग आकर चंदन ने फैसला किया कि वो इस तोते को एक मौका देगा। वो बहुत प्यार से हीरा को अपने कंधे पर बिठाता है और गांव की ओर चल पड़ता है। जब चंदन हीरा को लेकर गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के 2 भाई सोहन और मोहन किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी
और गांव वाले तमाशा देख रहे थे। ये जमीन मेरे हिस्से की है। पिताजी ने मरते समय इसका मालिकाना हक मुझे दिया था। झूठ, तुम झूठे हो। उन्होंने ये जमीन मुझे दी थी। तुम मेरी सरलता का लाभ उठाना चाहते हो। तभी चंदन के कंधे पर बैठा हीरा बोल पड़ता है। अरे मूर्खों, लड़ना बंद करो। जिस जमीन के टुकड़े के लिए तुम एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो, उससे ही पूछ लो कि वो किसकी है। ये तोता क्या बकवास कर रहा है? बेजुबान धरती कैसे बोलेगी? मैं बकवास नहीं कर रहा। सत्य तो ये है कि ये जमीन ना तुम्हारी है ना तुम्हारे भाई की। इसने तुम जैसे हजारों मालिकों को आते और मिट्टी में मिलते देखा है। आज तुम इसके लिए लड़ रहे हो, कल तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे और ये यहीं की यहीं रहेगी। प्रेम से मिलकर इसका उपयोग करो और अपनी मेहनत का फल खाओ। भाई के रिश्ते से बड़ा कोई धन नहीं है। हीरा की बातों में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि दोनों भाइयों की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। गांव के लोग उस बोलने वाले तोते की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। हीरा की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक दिन गांव का मुखिया रामदयाल बहुत दुखी था और रो रहा था। मुखिया के घर से सोने के कीमती गहने चोरी हो गए थे। तिजोरी बंद थी लेकिन गहने गायब थे। मुखिया जी, हम तक कहत बानी सीधा चंदनवा के बुला लीजिए। ओकर लगे एगो जादुई तोता बा, बहुत तेज तर्रा रहू। हमार मन कहा था वही तोता से ई मुसीबत के हल निकली। चंदन हीरा को लेकर मुखिया के घर पहुंचा। हीरा, दिखाओ अपना कमाल और बताओ चोरी किसने की। तोता कमरे में उड़कर चारों ओर देखने लगा। उसने तिजोरी को ध्यान से देखा, खिड़कियों की जांच की और फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरों को एक एक करके घूरने लगा। मुखिया, उनका नौकर और उसकी पत्नी सभी घबराए हुए थे। मुखिया जी, तिजोरी का ताला तोड़ा नहीं गया है, उसे चाबी से ही खोला गया है। इसका मतलब है कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है, जिसे पता था कि चाबी कहाँ रखी है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। हीरा सीधे मुखिया की पत्नी शारदा की ओर देखता है। देवी, आपके चेहरे का उड़ता हुआ रंग और आपकी कांपती हुई उंगलियां एक अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। सत्य को छिपाइए मत, क्योंकि सच सूरज की तरह होता है। आप उसे बादलों के पीछे कितनी भी देर छिपाने की कोशिश करें, वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। हीरा की भेदती हुई नजरों के सामने शारदा टूट गई। वो रोते हुए सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। हाँ, गहने मैंने ही लिए हैं। मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है और उसके ससुराल वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। मेरे मायके में कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं मुखिया जी से ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाग्यवान, एक बार कहना तो था तुमको। क्या मैं अपनी साली की शादी नहीं करवाता? तुम चिंता मत करो, मैं धूमधाम से अपनी साली की शादी करवाऊंगा। अरे चंदन, तुम्हारा ये तोता तो बहुत होशियार है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जाओ, आज से मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूँ। तुमने और इस तुम्हारे तोते ने मुझे कंगाल होने से बचा लिया। इस घटना के बाद हीरा की बुद्धिमानी के चर्चे राज्य के कोने कोने में फैल गए। और ये बात उड़ते उड़ते राजा बिक्रमजीत के कानों तक भी पहुंची। महाराज, मुझे लगता है आपको चंदन तोते वाले को बुलाना चाहिए। आजकल पूरे गांव में उसी की चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगता है उसका तोता कुछ बता सकता है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चंदन और उसके तोते को पूरे सम्मान के साथ राजमहल लेकर आएं।
चंदन डरे सहमे हुए हीरा को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। महाराज, ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये त्रिकालदर्शी है। आप स्वयं इससे पूछकर देख लीजिए। तो हे ज्ञानी पक्षी, हमें बताओ, क्या हमारी प्रजा को उनका उत्तराधिकारी कभी मिलेगा? क्या हमारी रानी की सूनी गोद कभी भरेगी? हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो। पूरे दरबार में खामोशी छा जाती है। हीरा कुछ देर चुप रहता है, फिर अपनी गंभीर आवाज में बोलता है। महाराज, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी माँ की गोद में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। ये सुनकर राजा और रानी के चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह तोते, तुमने तो हमें खुश कर दिया। मंत्री जी, जाइए तो राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आइए और इसे दे दीजिए। ठहरिए महाराज, सत्य हमेशा पूरा सुनना चाहिए। पुत्र तो होगा, लेकिन जब वो अपनी युवावस्था में कदम रखेगा तो वो राजपाट संभालने से मना कर देगा। वो वैराग्य धारण कर लेगा और अकेला ही जीवन यापन करेगा, और ये राजपाट हमेशा आपका सूना रखा रहेगा। आपके वंश का अंत हो जाएगा और इस गहरे दुख के कारण आप शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। आपकी प्रिय रानी आपको खोकर अपने पुत्र को राजपथ से दूर देखकर विधवा हो जाएगी और जीवन भर इस पीड़ा को ढोएगी। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। राजा की खुशी एक पल में निराशा में बदल जाती है। रानी आराध्या के चेहरे पर पुत्र प्राप्ति की खुशी अब गहरे दुख और आशंका में बदल जाती है। राजा विक्रमजीत क्रोध और निराशा से भर गए। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मौत की भविष्यवाणी करता है? सैनिकों, पकड़ लो इस तोते को और कारागार में बंदी बना लो। चल बेटा चंदन, अपना काम हो गया, अब जल्दी खिसक लो यहाँ से। वो तोता उड़ा और अपनी शक्तियों से चंदन के साथ गायब हो गया। समय बीतता गया। तोते की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच हुआ। रानी आराध्या ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवराज रखा गया। राजा ने हर पल अपने पुत्र को प्रेम दिया और उसे एक योग्य शासक बनाने की हर संभव कोशिश की। देवराज अपनी युवावस्था में कदम रख चुका था। अब राजा के मन का भय चरम पर था। वे जानना चाहते थे कि उनके पुत्र के मन में क्या है। पुत्र देवराज, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम शास्त्रों और शस्त्रों में निपुण हो। बेटा, तुम्हारे इस विशाल राज्य पर शासन करने के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम कब इस राजपाट की बागडोर संभालना चाहोगे? जी पिताजी, मेरा जन्म इसी राज सिंहासन के लिए हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी नियति है। मैंने दिन रात आपसे सीखा है और हर पल खुद को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया है। आप निश्चिंत रहें, सही समय आने पर आप मुझे अपना उत्तराधिकारी राजा बना दीजिएगा। मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को और ऊंचा करूंगा। देवराज के इन स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर राजा को पहली बार राहत मिली। उन्हें लगा कि शायद हीरा की भविष्यवाणी गलत साबित होगी। उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे को भविष्य के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। 1 महीने बाद उसी राज्य के एक दूर दराज के गांव में मोहिनी नाम की एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़की रहती थी। एक रात कुछ लोगों से डरकर मोहिनी जान बचाने के लिए अपने घर से भागी। वो रात के अंधेरे में भटकते हुए एक घने जंगल में पहुंच गई। मोहिनी डरते डरते आगे बढ़ी और एक जगह रुकी। वहां उसने देखा कि कुछ डाकू, जिन्हें बलि देने का अंधविश्वास था, उन्होंने किसी को एक पेड़ से कसकर बांध रखा था। जब मोहिनी ने करीब से देखा तो वो हैरान रह गई। वो बंधा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, युवराज देवराज था, जो शिकार के लिए जंगल में आया था और रास्ता भटक गया था। कल सुबह इस बलि से हमारी देवी प्रसन्न होंगी और हमें ढेर सारा धन मिलेगा। मोहिनी ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से डाकुओं का ध्यान भटकाया।
एक तेज धार वाली लकड़ी से राजकुमार के बंधन काट दिए। जल्दी कीजिए राजकुमार, यहाँ से भागना होगा। तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि वो लोग फिर से आ जाएं। जब वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक विशाल और जहरीले नाग से हुई जो उनके रास्ते में कुंडली मारे बैठा था। मोहिनी सावधान, ये बहुत जहरीला है, मुझे इसे मारना होगा। नहीं राजकुमार, ये अपने रास्ते पर है, हमें इसे क्यों मारना? हिंसा कभी भी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए। हे नागराज, हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हारा कोई अहित नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने घर लौट रहे हैं, हमें रास्ता दे दो। मोहिनी की आवाज में ना तो डर था और ना ही अहंकार, वो सादगी और विनम्रता से भरी थी। आश्चर्यजनक रूप से सांप धीरे से अपना फन नीचे करता है और उन्हें रास्ता दे देता है। मोहिनी, ये क्या था? तुम इतनी निडर कैसे हो? तुम्हारे अंदर गजब का साहस और विवेक है, तुम बात भी इतनी बुद्धिमानी की करती हो। राजकुमार, मुझे लगता है कि डर और साहस दोनों ही हमारे मन में होते हैं। डर को नियंत्रित कर लिया जाए तो साहस अपने आप बढ़ जाता है, और किसी भी जीव को देखकर उसे तुरंत मार देना ये किसी राजकुमार के लिए अच्छी बात नहीं है। युवराज देवराज मोहिनी की बहादुरी, नेक दिली और उसकी बातों की गहराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि इतनी निडर और समझदार स्त्री उन्होंने कभी नहीं देखी। उन्हें उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। मोहिनी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजकुमार, मैं एक साधारण लकड़हारे की बेटी हूँ, आप इस राज्य के भावी राजा हैं, क्या आप ये सच में चाहते हैं? हाँ, मैं पूरी तरह यही चाहता हूँ। तुम मेरे लिए किसी भी राजघराने की राजकुमारी से श्रेष्ठ हो, तुम्हारा दिल ही मेरा राज्य है। मोहिनी ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे दोनों वहां से राजमहल की ओर चल पड़े। जब देवराज मोहिनी को लेकर महल पहुंचे और राजा विक्रमजीत को उसके बारे में बताया तो राजा आग बबूला हो गए। क्या एक साधारण गरीब लकड़हारे की बेटी से विवाह? यह असंभव है। तुम सूर्यवंश के युवराज हो, इस राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा है, हम तुम्हें इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। पिताजी, मैंने इसी मोहिनी के कारण अपना जीवन पाया है और मैंने अपनी रानी चुन ली है। मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मोहिनी से ही विवाह करूँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप जानते हैं कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। युवराज का ये प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर राजा टूट गए। उन्हें याद आया कि अगर देवराज ने विवाह नहीं किया तो उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी और उनका वंश नष्ट हो जाएगा। पुत्र के प्रेम और वंश को बचाने की मजबूरी में राजा को झुकना पड़ा। वे विवाह के लिए तैयार हो गए। स्वामी, ये लड़की हमारे वंश के लिए अभिशाप है। ये हमारे पुत्र को वैरागी बना देगी। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा, अन्यथा वो मनहूस भविष्यवाणी सच हो जाएगी। परंतु आराध्या, देवराज इस पर जान छिड़कता है, हम क्या कर सकते हैं? मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। मैंने एक शक्तिशाली तांत्रिक कपाली को पत्र भेजा। हमें बस किसी तरह मोहिनी को उस तक पहुंचाना होगा। बेटी मोहिनी, अब तो तुम इस राज्य का हिस्सा बनने वाली हो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे राज पंडित के पास जाओ और उनके पास से आशीर्वाद लेकर आओ। ठीक है माँ जी, मैं राजकुमार के साथ चली जाती हूँ। नहीं बेटी, राजकुमार तो सो रहे हैं अभी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ 2 सैनिकों को भी भेज देती हूँ। जब राजकुमार उठेंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। रानी ने मीठी बातों से मोहिनी को फंसाया और किसी बहाने से उसे तांत्रिक कपाली के पास भेज दिया।
क्रूर तांत्रिक ने तुरंत अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और मोहिनी को एक हिरनी में बदल दिया। उधर राजकुमार उठा और मोहिनी को महल में कहीं न पाकर बहुत दुखी हुआ। माँ, पिताजी, मोहिनी कहाँ है? वह महल में दिख नहीं रही। बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? कल रात मेरे कक्ष से गहनी चोरी हो गई और महल के पहरेदारों ने बताया कि रात में उन्होंने किसी लड़की को मेरे कक्ष की ओर आते देखा था और अब सुबह से मोहिनी नहीं मिल रही। इसका मतलब तो तुम जानते हो ना बेटा? बेटा, ये छोटे घर की लड़की ऐसी ही होती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगा। रानी और राजा की बातों पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ और वो उदास उदास रहने लगे। कुछ समय बाद अपने दिल की शांति के लिए वो उसी जंगल की ओर निकल पड़े जहां उन्हें मोहिनी मिली थी। तभी वहां एक सुंदर सुनहरी हिरनी आती है और देवराज के पास आकर खड़ी हो जाती है। युवराज, आप यहाँ उदास क्यों हैं? मैं जानती हूँ कि आप अपनी मोहिनी को ढूंढ रहे हैं। ये किसकी आवाज है? तुम कौन हो हिरनी, और मेरी मोहिनी के बारे में कैसे जानती हो? मैं ही आपकी मोहिनी हूँ युवराज। मुझे तांत्रिक कपाली ने आपकी माता और पिता के कहने पर इस रूप में बदल दिया है ताकि मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाऊं। सच्चाई जानकर देवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पिता, जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनकी माँ, जिनकी वे सबसे ज्यादा इज्जत करती थी, उन्होंने ही मिलकर ये घिनौनी साजिश रची थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे माता पिता ने? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ है? देवराज तुरंत उस तांत्रिक के ठिकाने की ओर दौड़े। उन्होंने तांत्रिक कपाली को अपनी तलवार के दम पर मजबूर किया और मोहिनी को वापस इंसान के रूप में बदलने के लिए कहा। तांत्रिक ने डर के मारे मोहिनी को वापस उसके असली रूप में बदल दिया। फिर देवराज और मोहिनी वापस लौटे। आप दोनों, मेरे माता पिता, आपने ये क्या किया? आपने सिर्फ एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। जिस न्याय और धर्म के पथ पर चलने की शिक्षा आपने मुझे दी, आपने स्वयं उस पथ को कलंकित किया है। आपने एक तुच्छ भविष्यवाणी के डर से इतना बड़ा पाप किया। बेटा, मैंने तुम्हारे राजपाट के लिए, तुम्हारे वंश के लिए ये सब किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम वैरागी बन जाओ। वैराग्य? अगर सच्चाई और प्रेम का साथ देना वैराग्य है, तो मुझे यही वैराग्य स्वीकार है। जहां मेरा अपना परिवार ही मुझे धोखा दे, वहां मैं राजपाट कैसे संभालूंगा? एक राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए और मैं अब इस अन्याय के महल में एक पल भी नहीं रुक सकता। देवराज मुड़कर महल छोड़ने लगते हैं। तभी मोहिनी उनका हाथ थाम लेती है। युवराज, रुक जाइए। क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए। आपके पिता दुखी हैं और आपकी माता मोह में थीं। उन्हें माफ कर दीजिए। मोहिनी, तुम महान हो। मैं उन्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अब इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मेरे लिए एक ऐसा राजपाट जिसने मेरे अपनों ने ही छल का सहारा लिया हो, वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा पिताजी। मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। देवराज मोहिनी को लेकर जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने अपने लिए एक नया जीवन चुना, जहां प्रेम, सत्य और न्याय ही उनका राजपाट था। राजा विक्रमजीत और रानी आराध्या अपने पुत्र को अपने ही हाथों से खोकर गहरे दुख में डूब गए। हीरा की भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा पूरी तरह सच हो गया। राजा अपने पुत्र को खोने के दुख में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे और रानी विधवा होकर इस राजमहल के सूनेपन को सहने के लिए मजबूर हो जाएंगी।